ओके, लास्ट टाइम एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन ले लिया था टॉपिक यूवी का। यस सर। लास्ट टाइम टॉपिक एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन स्टार्ट कर दिया था क्या? यस सर, कर दिया। कहाँ तक बताया था? Sir, just the types of electrodes. अच्छा, अभी जस्ट स्टार्ट ही किया। ग्रेफाइट वगैरह की डिटेल तो नहीं ली ना अभी? No, sir. ओके, देखो एलोट्रोप जो है ना, एक्चुअल में इन जनरल दो दो तरीके से क्लासिफाई किए हुए हैं। दो तरीके से क्लासिफाई किया, एक क्रिस्टलाइन फॉर्म, दूसरी अमॉर्फस फॉर्म। दो तरीके से क्लासिफाई कर रखा है एलोट्रोप को। एक है क्रिस्टलाइन फॉर्म, एक अमॉर्फस फॉर्म। क्रिस्टलाइन फॉर्म वो होती है जिसके अंदर एटम्स का रेगुलर अरेंजमेंट होता है, एक फिक्स्ड शेप होती है मॉलिक्यूल की, एक फिक्स्ड शेप होगी जिसके अंदर से ना, तो उसे उसे क्या बोलेंगे? जिसमें एटम्स फिक्स्ड हैं, स्ट्रक्चर फिक्स्ड है बिल्कुल, तो उसे बोलेंगे क्रिस्टलाइन फॉर्म। क्लियर? दैट विल बी कॉल्ड एज क्रिस्टलाइन फॉर्म। उसे क्रिस्टलाइन फॉर्म बोलेंगे। जैसे ये फिक्स्ड अरेंजमेंट है, तो ये क्रिस्टलाइन फॉर्म होगी। एमॉर्फस फॉर्म की बात करें, एमॉर्फस फॉर्म की बात करें तो इसमें कोई रेगुलर पैटर्न नहीं होगा, कहीं कुछ भी आ रहा है। कहीं जैसे एक एटम ऐसे इस फॉर्म में आ रहा है, ऐसे आ रहा है, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया, फिर ये कोई भी रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होगा। एक रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होगा पार्टिकल्स का, कहीं पे कैसे आ रहा है, कहीं पे कैसे आ रहा है, इस तरीके से। तो इसको बोलेंगे हम इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। क्लियर? इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। एलोट्रोप्स में बता रहा हूँ एलोट्रोपी क्या होती है, सबको पता है। एलोट्रोपी इज एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन टू और मोर फॉर्म्स with different physical and chemical properties, with different physical and chemical properties. जनरली एलोट्रोप जो है उनकी क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है और एक अमॉर्फस फॉर्म होती है। जैसे अगर मैं बात करूं कार्बन की, तो कार्बन का एलोट्रोप जैसे ग्रेफाइट आ गया, ग्रेफाइट आ गया क्रिस्टलाइन फॉर्म में, डायमंड आ गया, या फिर तीसरा फुलेरिन्स आ गए, फुलेरिन्स आ गए। ये न्यूली डिस्कवर्ड एलोट्रोप है, फुलेरिन्स, ठीक है ना। तो ये तीन आ गए क्रिस्टलाइन फॉर्म में। इसमें तो अमॉर्फस फॉर्म में कोक आ गया, कोल आ गया, लैम्प ब्लैक आ गया, इस तरह से, है ना। तो ये अमॉर्फस फॉर्म, ये क्या है? अमॉर्फस फॉर्म है किसकी? कार्बन की। ऐसे जैसे मैंने कार्बन का इलेक्ट्रॉन बोले, इसमें कार्बन एटम जरूर होना चाहिए। जैसे ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन बोलूंगा तो मैं O2 और O3 आ जाएगा, सही ना, डाई ऑक्सीजन ट्राई ऑक्सीजन। मैं सल्फर के बोलूंगा तो सल्फर रोम्बिक फॉर्म में भी होता है, मोनोक्लिनिक फॉर्म में भी होता है, प्लास्टिक सल्फर भी होता है, इनको अल्फा बीटा गामा सल्फर भी कहते हैं। साइक्लो S6 भी फॉर्म आती है सल्फर की। तो इस तरीके से फॉर्म्स आ जाएंगी, है ना, इस तरीके से फॉर्म्स आ जाएंगी सल्फर की, सही ना, सल्फर की फॉर्म्स आ जाएंगी ऐसे। और इसके अलावा फॉस्फोरस बोले तो व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस, इनकी डिटेल है। ये डिफरेंट एलोट्रोप। टिन बोले व्हाइट टिन, ग्रे टिन, इस तरह से डिफरेंट फॉर्म्स होंगी टिन की। ये एलोट्रोप्स होते हैं एक तरह से, सही ना। एक ही एलिमेंट का एग्जिस्टेंस है डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर। तो अभी हम स्टडी करेंगे जो ग्रेफाइट के बारे में डिटेल, सही ना, ग्रेफाइट के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। जो ये तीन है, हमें ये तीन करने हैं इस चैप्टर में। ये तीन करने हैं, ग्रेफाइट, डायमंड एंड फुलेरिन। ग्रेफाइट, डायमंड एंड फुलेरिन। ग्रेफाइट को ही गर्म करके डायमंड बनेगा, और डायमंड को ग्रेफाइट को ही गर्म करके फुलेरीज बनेंगे। ग्रेफाइट को ही गर्म करके क्या बनेंगे? फुलेरीज। तो पहला स्टडी कर रहे हैं हम ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट अगर मैं बोलता हूं तो तुम्हें सबको पता होगा, 10th क्लास में 9th क्लास में पढ़ाते हैं। ग्रेफाइट जो है, लेड पेंसिल्स में क्या प्रेजेंट होता है? ग्रेफाइट प्रेजेंट होता है। ये ज्यादातर दिमाग में आ जाता है हर किसी के कि लेड पेंसिल्स में क्या प्रेजेंट है? ग्रेफाइट प्रेजेंट है, सही ना। ग्रेफाइट इनके अंदर प्रेजेंट होता है। अब अगर मैं बात करूं इसमें जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट का एक तो इसके अंदर कार्बन की हाइब्रिडेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, कार्बन की हाइब्रिडेशन इसके अंदर sp2 होती है। sp2 हाइब्रिडेशन है कार्बन की, तो प्लेनर स्ट्रक्चर होगा इसका, प्लेनर स्ट्रक्चर होगा। और एक्चुअल में इसका प्लेनर हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, प्लेनर हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर। क्लियर? इट हैज ए लेयर्ड स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर है, प्लेनर हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर है इसका। और जो लेयर्स है ना, डिफरेंट लेयर्स जो है वो एक दूसरे के ऊपर स्लिप हो सकती है। डिफरेंट हेक्सागोनल लेयर्स जो है, जैसे ये लेयर है, ऐसे ही दूसरी लेयर है। ये मान लो तुम सीलिंग है, ये एक सीलिंग है, ये दूसरी सीलिंग है, ये दोनों सीलिंग एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकती हैं। ये दोनों सीलिंग एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकती हैं, ऐसे सोच लेना कुछ। बहुत ही वीक वेंडल फोर्सेस होते हैं इसके अंदर, बहुत वीक वेंडल फोर्सेस,
तो ये एक दूसरे के ऊपर क्या कर सकती है, स्लाइड कर सकती है, इसलिए हम इसको एज ए लुब्रिकेंट यूज करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। ग्रेफाइट कैन बी यूज एज ए लुब्रिकेंट बिकॉज इट हैज a layered structure, it has a hexagonal layered structure and different layers present in graphite can easily slip over one another, they can easily slide over one another, therefore graphite is used as a lubricant, graphite is used as a lubricant। जैसे आईआईटी के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है, ग्रेफाइट इज ए बेटर लुब्रिकेंट ऑन मून देन ऑन अर्थ, तो क्या रीजन हो सकता है इसका, ग्रेफाइट इज ए बेटर लुब्रिकेंट ऑन मून देन ऑन अर्थ, क्या रीजन हो सकता है इसका, क्या रीजन आएगा इसका, ग्रेफाइट इज ए बेटर लुब्रिकेंट ऑन मून देन ऑन अर्थ। ग्रेफाइट मून पे ग्रेविटी कितनी हो जाती है, 1/6 हो जाती है, सबको पता है ये, तो फ्रिक्शनल फोर्सेस रिड्यूस हो जाएंगे, तो इस वजह से ग्रेफाइट इज ए बेटर लुब्रिकेंट ऑन मून देन ऑन अर्थ। हाँ बिल्कुल सही है गर्व। तो ग्रेफाइट पे ग्रेविटी जो मून है उस पे ग्रेविटी 1/6 हो जाती है, तो इस वजह से फ्रिक्शनल फोर्सेस क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, और इसी वजह से जो ग्रेफाइट इज ए बेटर लुब्रिकेंट ऑन मून देन ऑन अर्थ। ये क्वेश्चन जेई जेई ने पूछा हुआ एक बार, तो ये पता होना चाहिए। अभी तक मैंने तुम्हें इसके अंदर सिंपल बताया है कि इसके अंदर sp2 हैबिटेशन होती है, हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, इसलिए ये एज ए लुब्रिकेंट यूज होता है, इसलिए ये एज ए लुब्रिकेंट यूज होता है। इसके अंदर तुम्हें ये ध्यान रखना है। अब इसके अंदर अगर स्ट्रक्चर बनाने के बाद, अब ध्यान रखना स्ट्रक्चर, एक कार्बन एटम 3 कार्बन से लिंक्ड होगा। मैं पहले इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, फिर तुम्हें डिटेल दूंगा ताकि डिटेल जो है आसानी से समझ आ जाए। ये देखो इसका लेयर्ड स्ट्रक्चर कैसे होता है एक्चुअल। ये इस तरह से चलता है लेयर स्ट्रक्चर, ये चल रहा है ना ऐसे, ऐसे ही नीचे लेयर्स होंगी। ऐसे नीचे लेयर्स भी होंगी। तो इसमें क्या है, लेयर स्ट्रक्चर, ये एक लेयर चल रही है, एक सीलिंग चल रही है इस टाइप की, ऐसे सोचना। ये दूसरी सीलिंग चल रही है। अगर तुम देखोगे ना, एक कार्बन एटम इसके अंदर 3 कार्बन से लिंक्ड है, एक कार्बन एटम 3 कार्बन से, इससे लिंक्ड है, इससे लिंक्ड है, इससे लिंक्ड है। एक कार्बन एटम 3 कार्बन से लिंक्ड है, 3 कार्बन से लिंक्ड है, एक इलेक्ट्रॉन इसका बच गया, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो डीलोकलाइज होगा इसी लेयर के अंदर, इसी प्लेन के अंदर वो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होगा, मूवमेंट होगा उसका, एंड दिस विल गिव एरोमेटिक कैरेक्टर टू दिस मॉलिक्यूल। वो इस मॉलिक्यूल को एरोमेटिक कैरेक्टर दे देगा। एक इलेक्ट्रॉन बचा ना इसका, तो वो इलेक्ट्रॉन इसको एरोमेटिक कैरेक्टर, मतलब एक्चुअल मैं भी तुम्हें साइड भी दिखाऊंगा, उससे और क्लियर होगा। उससे इसमें इस तरीके से शिफ्टिंग होगी और एरोमेटिक कैरेक्टर मिलेगा इस मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल को एरोमेटिक कैरेक्टर मिलेगा इसकी वजह से। तो वो इलेक्ट्रॉन फ्री है, पाई बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन फ्री है, इस वजह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और, ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। पहला क्वेश्चन मैंने बताया तुम्हें, ग्रेफाइट को लुब्रिकेंट की तरह यूज क्यों करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, व्हाई ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो उसका रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना। कार्बन इन इट इज sp2 hybridized, carbon in it will form three will be attached to 3 carbon atom, it will form 3 covalent bonds, one electron is left extra, this is used for conduction, that's why graphite is a good conductor of heat and electricity, good conductor of electricity स्पेशली बोलेंगे, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किस वजह से, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। बस ये मत सोचना कि इलेक्ट्रॉन बिल्कुल फ्री है, अगर ये इलेक्ट्रॉन फ्री होता बिल्कुल, तो ग्रेफाइट जो है इट शुड हैव बीन पैरामैग्नेटिक, तो ये पैरामैग्नेटिक होता है, लेकिन ग्रेफाइट पैरामैग्नेटिक नहीं है, ग्रेफाइट क्या है, डायमैग्नेटिक। पाई पाई इलेक्ट्रॉन है तो उसको मान सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकते हैं, डीलोकलाइजेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो इस वजह से ये क्या होगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रॉन अगर इसी लेयर में मूव कर रहा है, इसी लेयर में मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो कंडक्शन ज्यादा। मान लो इस इलेक्ट्रॉन को हॉप करना है, मूव करना है इस लेयर से इस लेयर में, तो वो टफ होगा थोड़ा, तो कंडक्शन कम। इसीलिए बोलते हैं ग्रेफाइट का जो कंडक्शन है, ग्रेफाइट का जो कंडक्शन है इट इज एन आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक मतलब चाहे उसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हॉप करना है, चाहे अपने सेम प्लेन में हॉप करना है, मूव करना है, तो कंडक्शन एक जैसा है, लेकिन इसका कंडक्शन एक जैसा नहीं है, इसको बोलेंगे एन आइसोट्रोपिक। कंडक्शन ऑफ ग्रेफाइट इज एन आइसोट्रोपिक। if the electron is to move in its same plane, then conduction will be better, but if it has to hop in the perpendicular plane,
if it has to move in perpendicular plane, then there is difficulty in the movement of electrons, therefore its conduction will be poor. तो इसलिए कंडक्शन डिफरेंट आ रहा है डिफरेंट लेयर्स में, इसलिए इसका जो कंडक्शन होगा उसे बोलते हैं एन आइसोट्रोपिक। सेम होता कंडक्शन चाहे वो किसी भी प्लेन में होता, किसी भी डायरेक्शन में होता, तो उसे बोलेंगे आइसोट्रोपिक, तब वो आइसोट्रोपिक होता। अभी ये क्या है, एन आइसोट्रोपिक। यहां तक किसी को कोई डाउट है, किसी को पूछना हो दोबारा कुछ? तो मैंने तुम्हें यहाँ पे ये बता दिया। तो इधर जो मल्टीपल बॉन्डिंग हो रही है ना, ये मल्टीपल बॉन्ड बन रहे हैं, इसको हम ये भी बोलते हैं कि ये यहाँ पे क्या कौन से बॉन्ड बन रहे हैं, कार्बन कार्बन के पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स। क्लियर, पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बन रहे हैं यहाँ पे कार्बन के पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बन रहे हैं, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन पेपर में आ सकता है और आया भी हुआ है कि कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम ये ग्रुप के हैं। कार्बन कैन फॉर्म ग्रेफाइट लाइक स्ट्रक्चर। क्लियर, कार्बन कैन फॉर्म ग्रेफाइट लाइक स्ट्रक्चर बट नॉट सिलिकॉन। सिलिकॉन नहीं बनाता ग्रेफाइट लाइक स्ट्रक्चर, कार्बन तो बनाता है, लेकिन सिलिकॉन क्यों नहीं बनाता ग्रेफाइट लाइक स्ट्रक्चर? तो देखो कार्बन ग्रेफाइट लाइक स्ट्रक्चर क्यों बना रहा है, क्योंकि कार्बन इसके अंदर sp2 कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज भी हो सकता है। दूसरा, कार्बन के अंदर पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स बन सकते हैं। साइज छोटा है ना कार्बन का, पहले लिख देना स्मॉल साइज sp2 can be sp2 hybridized, also it can form p pi multiple bonds. Silicon because of its large size cannot be sp2 hybridized, ये sp2 नहीं हो सकता है, ना ही ये p pi multiple bond बना सकता है, इसलिए silicon will not form graphite like structure but this carbon can form, क्लियर हो गया कि नहीं? ये क्लियर है सबको कि नहीं? ये पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। अब डिफरेंट लेयर्स के बीच में ध्यान रखना, डिफरेंट लेयर्स के बीच में ये एक लेयर को ऐसे मानना जैसे तुम्हारे घर में सीलिंग है ना, वो मान लो वो सीलिंग और ये इसको मान लो फ्लोर। इन दोनों के बीच में ये सीलिंग है और नीचे फ्लोर है, इन दोनों के बीच में बहुत ही वीक वंडल फोर्सेज होंगे। इनमें क्या होगा, बहुत वीक वंडल फोर्सेज, इस तरीके से ये बहुत वीक फोर्सेज चलेंगे इसके अंदर। डिफरेंट लेयर्स के बीच में फोर्सेज होंगे, ओनली वीक वंडल फोर्सेज होंगे, जिसकी वजह से लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकती हैं, और इस वजह से जो ये है क्या होगा, लुब्रिकेंट की तरह यूज होगा, इसलिए ये लुब्रिकेंट की तरह यूज होगा। अब इसमें कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ जो है ना, यहाँ पे कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ ये होती है अराउंड 1.4 आर्मस्ट्रॉन्ग, 1.4 आर्मस्ट्रॉन्ग की लेंथ होती है इसकी, 1.4 आर्मस्ट्रॉन्ग। और जो ये डिफरेंट लेयर्स के बीच में डिस्टेंस है ये होता है लगभग 3.4। वेंडल फोर्सेस वीक होते हैं ना 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग के आसपास, 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग के आसपास होते हैं ये फोर्सेस, वीक होते हैं वाले। और ऊपर बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, 1.4 आर्मस्ट्रॉन्ग। प्लेनर हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर है, वीक वेंडल फोर्सेस है बीच में। और साइड व्यू इसका दिखाएंगे तो एरोमेटिसिटी दिखेगी, अगर इसका साइड व्यू दिखाएंगे तो इसमें एरोमेटिसिटी दिखेगी इस तरीके से, साइड व्यू जो है ग्रेफाइट स्ट्रक्चर का। ये इसका साइड व्यू, इसमें तुम्हें एरोमेटिसिटी दिखेगी प्रॉपर। कंजुगेशन दिख रहा है, देखो कंजुगेशन प्रॉपर है यहाँ पे इसके अंदर, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ये दिख रहा है ना, प्रॉपर कंजुगेशन है, पूरे सेक्शन में प्रॉपर कंजुगेशन होगा यहाँ पे। एंड दिस गिव्स एरोमेटिक नेचर टू द मॉलिक्यूल, एरोमेटिक नेचर होता है इसका। किसी भी लेयर को अगर तुम साइड से देखोगे तो ऐसी दिखेगी, ये भी ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है ना, ये भी ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है। किसी को डाउट कोई कुछ पूछना हो ग्रेफाइट से रिलेटेड क्वेश्चन? चलो समझ आ गए। तो ग्रेफाइट की डिटेल दे दी है, इतना तो पढ़ ही लेना जरूरी जो बताया। ग्रेफाइट का एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है, ग्रेफाइट की रिएक्शन अगर होती है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, ग्रेफाइट ऑन रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेशन होती है तो ये बनाता है मेलिटिक एसिड C6COOH होल 6 सॉरी C6COOH होल, यानी बेंजीन के ऊपर 6 COOH ग्रुप है हर एक कार्बन पे, हर एक कार्बन पे COOH ग्रुप है, इसे बोलते हैं मेलिटिक एसिड। मेलिटिक एसिड, ग्रेफाइट ऑन ट्रीटमेंट विद concentrated nitric acid gives mellitic acid, MELLITIC, mellitic acid।
तो ये पता होना चाहिए। ग्रेफाइट का जो डेंसिटी है ये पता होना चाहिए 2.22 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। डायमंड की 3.33 होती है, 3.33 भी नहीं 3.35। ग्रेफाइट की 2.22 है और डायमंड की 3.35 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी होती है। तो ग्रेफाइट के बारे में जो डिटेल दी है पता होना चाहिए। और ग्रेफाइट को जब हीट कर देंगे, हाँ ग्रेफाइट को जब हीट करेंगे, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीज है। ग्रेफाइट को हीट करते हैं, मैंने तुम्हें बताया ग्रेफाइट को हीट करके डायमंड बनता है 1500 डिग्री सेल्सियस तक। हीट करेंगे तो डायमंड बनेगा, लेकिन इसके लिए प्रेशर भी बहुत ज्यादा होना चाहिए। प्रेशर होना चाहिए 50,000 से 60,000 एटमॉस्फेयर, 50,000 टू 60,000 एटमॉस्फेयर, इतना प्रेशर होना चाहिए। तब जाके ग्रेफाइट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डायमंड के अंदर, है ना, तब डायमंड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ग्रेफाइट ध्यान रखना, ग्रेफाइट ही ऐसा एलोट्रोप है जो सबसे ज्यादा थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है, जो सबसे ज्यादा थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है। इसीलिए हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रेफाइट इज टेकन टू बी जीरो बट नॉट दैट ऑफ डायमंड। ये मैंने थर्मोडायनेमिक्स में बता रखा है। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रेफाइट इज टेकन टू बी जीरो। स्टैंडर्ड एलोट्रोप इसको माना हुआ है, इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन जीरो लेंगे, सही ना, इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन जीरो लेंगे। ग्रेफाइट जो है थर्मोडायनेमिकली ज्यादा स्टेबल है। काइनेटिकली कोई बोलेगा ना स्टेबल कौन सा, काइनेटिकली, तब तुम बोलना डायमंड स्टेबल। काइनेटिकली डायमंड स्टेबल है, लेकिन थर्मोडायनेमिकली हम थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ही चेक करते हैं मेनली। थर्मोडायनेमिकली स्टेबल कौन सा है, वो है ग्रेफाइट। थर्मोडायनेमिकली ग्रेफाइट इज मोस्ट स्टेबल। तो ग्रेफाइट के बारे में जो डिटेल बताई ना इतनी सफिशिएंट है, इसको जरूर कर लेना। नेक्स्ट अब देखेंगे डायमंड के बारे में। डायमंड, ग्रेफाइट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी की डिटेल पूछी जाती है। डायमंड, डायमंड के अंदर स्टार्टिंग ही करेंगे। डायमंड के अंदर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होता है। डायमंड के यानी एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से टेट्राहेड्रली लिंक्ड होगा। क्लियर, एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से टेट्राहेड्रली लिंक्ड होगा। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है इसके अंदर। कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, कार्बन इसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइज है, सारे बॉन्ड्स कोवेलेंट होंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनते हैं। डायमंड एक्सट्रीमली हार्ड होता है, तुमको पता है डायमंड जो है बहुत ही हार्ड है। 3 डायमेंशनल जाइंट नेटवर्क होता है, 3D जाइंट नेटवर्क, नेटवर्क सॉलिड है, 3D जाइंट नेटवर्क which makes it very hard. It has in diamond carbon is sp3 hybridized. This gives it a 3D giant network structure due to which it is very hard. Hence, it is used as an abrasive. Hence, it is used as an abrasive. Abrasive means cutting tool. Tools को cut करने के काम आता है diamond. तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का, डायमंड इज यूज्ड एज एन एब्रेसिव। रीजन क्या है, इट हैज अ जायंट नेटवर्क, इट हैज अ 3 डायमेंशनल जायंट नेटवर्क एंड इन इट कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। This makes it diamond very hard. This makes diamond very hard, and due to this, it is used as an abrasive that is used for cutting tools. इसलिए डायमंड जो है टूल्स कट करने के काम आता है। ये इसका इंपॉर्ट, जैसे उसमें क्वेश्चन था ग्रेफाइट यूज एज लुब्रिकेंट, यहाँ पे क्या यूज करेंगे, डायमंड एज लुब्रिकेंट और डायमंड एज एब्रेसिव, डायमंड एज एब्रेसिव। इट इज वेरी हार्ड यूज फॉर कटिंग टूल। डेंसिटी इसकी 3.35 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, 3.35 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कंडक्शन इसमें बिल्कुल जीरो होगा, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड में फिक्स हुए पड़े हैं। कंडक्शन, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और नो कंडक्शन, नो इलेक्ट्रिक कंडक्शन इन डायमंड, नो इलेक्ट्रिक कंडक्शन इन डायमंड। लेकिन हम ध्यान रखना, ग्रेफाइट की कनेक्टिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी ग्रेफाइट की ज्यादा है। लेकिन कोई बोलेगा थर्मल कनेक्टिविटी किससे ज्यादा है, तो थर्मल कनेक्टिविटी बोलना डायमंड की ज्यादा है। थर्मल कनेक्टिविटी क्यों, थर्मल कनेक्टिविटी किसकी ज्यादा है, डायमंड की। डायमंड की ग्रेटर है देन ग्रेफाइट। मतलब इसमें अगर तुम इसको ऐसे प्रूव कर सकते हो, अगर डायमंड का तुम एक कॉर्नर हीट करोगे ना, तो पूरा का पूरा डायमंड जो है डेट गेट्स हीटेड अप, पूरा डायमंड हीट अप हो जाएगा। लेकिन अगर ग्रेफाइट को हीट करोगे तो वही पर्टिकुलर लेयर हीट अप होगी, नीचे वाली लेयर हीट अप नहीं होगी। वही पर्टिकुलर लेयर हीट अप होगी, नीचे वाली लेयर हीट अप नहीं होगी। तो ये ध्यान रखना डायमंड के बारे में। अब डायमंड के अंदर जो बॉन्ड लेंथ, अब उसमें बॉन्ड लेंथ कितनी थी, 1.4 आर्मस्ट्रॉन्ग थी कार्बन की। ग्रेफाइट के अंदर कार्बन कार्बन बॉन्ड, इसमें कितनी होगी लेंथ वाली, इसमें कितनी होगी लेंथ, हाँ साक्षी क्यों होगी 1.54, उसमें कम है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, इसमें 1.54 क्यों है साक्षी। देखो उसके अंदर 1.4 आर्मस्ट्रॉन्ग है, इसके अंदर 1.54,
क्योंकि इसमें प्योरली सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड बड़ा होता है, और उसमें क्या है, सिंगल और डबल बॉन्ड लेंथ के, हाँ बिल्कुल सही है, हाइब्रिडेशन के थ्रू कर सकते हैं, हाइब्रिडेशन के थ्रू कर सकते हैं। उसमें कार्बन की हाइब्रिडेशन sp2 थी, डबल बॉन्ड कैरेक्टर था उसके अंदर, रेजोनेंस की वजह से सिंगल और डबल बॉन्ड के बीच में आएगी लेंथ उसकी, तो इसलिए 1.4 आर्मस्ट्रॉन्ग है। लेकिन कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन केस ऑफ डायमंड, इन केस ऑफ डायमंड इट इज 1.54 आर्मस्ट्रॉन्ग, 1.54 आर्मस्ट्रॉन्ग। क्लियर है ये? तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ है ज्यादा होती है, इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। अब सॉलिड स्टेट में इसकी पैकिंग कैसे होती है, सॉलिड स्टेट में इसकी पैकिंग कैसे होती है, किसी को याद है ये सॉलिड स्टेट में पैकिंग? जिसको जितना समझ आ रहा है ना, जो 10th वाले स्पेशली बच्चे उनको थोड़ा कम समझ आ रहा होगा, क्योंकि वो टॉपिक्स उन्होंने कहीं पढ़े नहीं हुए। जितना समझ आ रहा है 70% भी चैप्टर समझ आता है ना, तो नेक्स्ट ईयर ढंग से समझ आ जाएगा। सॉलिड स्टेट में इसकी पैकिंग कैसे होती है, एफसीसी के अंदर, सीसीपी और एफसीसी के अंदर, सीसीपी और एफसीसी के अंदर पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग होती है इसके अंदर। क्यूबिक क्लोज पैकिंग मतलब इसमें एटम्स कहाँ कहाँ पे होंगे, एफसीसी के अंदर एटम्स कहाँ कहाँ पे आएंगे, कॉर्नर प्लस फेस सेंटर पे तो आएंगे ही, एक रूम के अंदर जहां तुम बैठे हो अभी इस समय, कॉर्नर पे एटम आएंगे और फेस सेंटर पे एटम आएंगे, साथ में आएंगे ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स, ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स। देखो अभी ये ढंग से समझ नहीं आएंगी बातें, थोड़ा एक चैप्टर है 12th क्लास में सॉलिड स्टेट, उससे रिलेटेड है। कॉर्नर प्लस फेस सेंटर पे कार्बन के एटम्स होंगे डायमंड के अंदर, और ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स, ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स मींस जितने बॉडी डायगोनल बनेंगे एक रूम के अंदर, एक क्यूब के अंदर 4 बनते हैं, सबको पता है। 1/4 डिस्टेंस से, कॉर्नर से 1/4 डिस्टेंस पे कार्बन का एटम आएगा। ऑल्टरनेट बोला है तो 2 बनते हैं ऐसे कॉर्नर से, लेकिन आएगा एक जगह, आएगा एक जगह। तो टोटल एटम्स निकालोगे एक यूनिट सेल के अंदर, टोटल एटम्स निकालोगे एक यूनिट सेल में, तो कितने आ जाएंगे, कोई भी तुम मुझे बता सकता है जिसने पढ़ा हुआ चैप्टर ये? टोटल एटम्स इन 1 यूनिट सेल ऑफ डायमंड, टोटल एटम्स, कार्बन एटम्स इन 1 यूनिट सेल ऑफ डायमंड कितने होंगे? 8 किसने बोला ये, पहले किसने बोला था आंसर? सर हेमांग हिमांग तूने पढ़ा क्या चैप्टर ये? सर आई हिमांग डिड द लेक्चर अच्छा लेक्चर में देखा, अच्छा अभी क्लियर नहीं होगा ये, लेकिन कुछ टाइम को, हाँ कुछ टाइम के बाद समझ आ जाएगा। अभी एक यूनिट सेल अगर देखें डायमंड का, देन इट विल, देन डायमंड विल बी हैविंग 8 कार्बन एटम, क्लियर? इन 1 यूनिट सेल ऑफ डायमंड वी हैव 8 कार्बन एटम, 8 कार्बन एटम होते हैं एक यूनिट सेल। अदरवाइज तो कोई फिक्स नहीं है इसके अंदर, ध्यान था, और अदरवाइज तो कोई फिक्स नहीं है। कितने यूनिट सेल हमें पता थोड़ी है, कितने यूनिट सेल्स हमें पता नहीं है इसके अंदर। 8 कार्बन एटम बता दिया मैंने। अब दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज और है जो भी मिस हो गई है, ग्रेफाइट के अंदर भी क्या नंबर ऑफ कार्बन एटम्स फिक्स है? नहीं। डायमंड के अंदर भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स फिक्स है? नहीं। इसलिए ध्यान रखना इस चीज का, कहीं ना कहीं डायमंड के या ग्रेफाइट के सरफेस पे वैलेंसीज क्या होंगी, फ्री होंगी इस तरीके, कहीं ना कहीं वैलेंसी फ्री होंगी, जहां पे इंप्योरिटीज आके अटैच हो सकती हैं। इन वैलेंसीज को हम कहते हैं डैंगलिंग वैलेंसी, ये इंपॉर्टेंट है। कार्बन के, ग्रेफाइट के अंदर भी और डायमंड के अंदर भी कहीं ना कहीं वैलेंसीज फ्री होती हैं, जहां पे इंप्योरिटीज आ सकती हैं, रिएक्शन कर सकती है उनके साथ। इन वैलेंसीज को बोलते हैं डैंगलिंग वैलेंसी, फ्री वैलेंसीज को। और इस वजह से डायमंड और ग्रेफाइट ये प्योर फॉर्म नहीं मानते, ये प्योरेस्ट फॉर्म नहीं मानते कार्बन की। प्योरेस्ट फॉर्म मानते हैं किसको, जो मैं अभी आगे बताऊंगा, फुलेरीन्स के बारे में, फुलेरीन्स के बारे में। तो डायमंड के एक यूनिट सेल में 8 कार्बन एटम होते हैं, इसकी पैकिंग फ्रैक्शन 0.34 होती है, ये बात याद रख लो। अभी 12th वाले बच्चों ने, जो पास आउट वाले स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कर रखा है, इनको पता होना चाहिए कि पैकिंग फ्रैक्शन डायमंड की 0.34 है, और एक यूनिट सेल में 8 कार्बन एटम। डैंगलिंग वैलेंसीज मैंने तुम्हें बता दिया, ग्रेफाइट के सरफेस पे या डायमंड के सरफेस पे कुछ ना कुछ वैलेंसीज क्या होंगी, फ्री होंगी। उन फ्री वैलेंसीज को क्या बोलते हैं, उन फ्री वैलेंसीज को बोलते हैं हम डैंगलिंग वैलेंसीज। इसलिए हम प्योर फॉर्म नहीं बोलते, कार्बन की प्योर फॉर्म नहीं बोलते इनको, डायमंड को, ग्रेफाइट को। नहीं नहीं, डायमंड को ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट जो है, डायमंड जो है, ये पानी के अंदर तो क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा। ये कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट भी नहीं करेगा, जैसे ग्रेफाइट रिएक्ट करके दे रहा था मैलिटिक एसिड, तो ये कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट भी नहीं करेगा। और इसके अलावा हीट का तो बेटर कंडक्टर होगा, हीट थर्मल कंडक्टिविटी इसकी ज्यादा होगी किससे, ग्रेफाइट से। मैंने तुम्हें बता दिया, अभी एक एंड को हीट करोगे तो पूरा पूरा डायमंड क्या हो जाएगा, हीट अप हो जाएगा। एब्रेसिव की तरह इसको यूज करते ही है ना, एब्रेसिव की तरह इसको यूज करते हैं। ग्रेफाइट से डायमंड चाहिए तो 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 50,000 से 60,000 एटमॉस्फेयर प्रेशर कर दोगे तो बन जाएगा, सही ना, ये बन जाएगा।
अब जो हमें करना है तीसरा इंपॉर्टेंट फुलेरीन्स। सही ना, फुलेरीन्स अब पहले तो इसके बारे में सुन लेंगे एक बार। फुलेरीन्स कैसे बनते हैं? ग्रेफाइट को जब तुम हीट करोगे, करंट पास करेंगे ग्रेफाइट के अंदर, ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिक आर्क पास करोगे, करंट पास करोगे इन प्रेजेंस ऑफ नियोन और हीलियम, इनर्ट गैसेस के प्रेजेंस में, ताकि कोई रिएक्शन ना हो। तो ग्रेफाइट में जब करंट पास करेंगे और उससे जब वेपर्स आएगी, इसको कंडेंस कर देंगे, वेपर्स को कंडेंस करेंगे। अब जो यहाँ पे सूटी मटेरियल मिलेगा, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं फुलेरीन। इसके अंदर प्रेजेंट क्या होते हैं? फुलेरीन। सूटी मटेरियल क्या होता है? कार्बन 60 होता है इसके अंदर, कार्बन 70 होता है, कार्बन 350 होता है, और या इससे ऊपर और अबव। जो फुलेरीन्स की जनरल फॉर्म है उसे बोलते हैं C2N। C2N, N जो है 30 से बड़ा होगा, 30 और 30 से बड़ा होगा, N यहाँ पे 30 या 30 से बड़ा होगा, 175 तक जाता है वैसे, तो बनेगा ना 350। तो जो सूटी मटेरियल, तुम समझ आ गया होगा कैसे मिला। ग्रेफाइट को में करंट पास की हमने, करंट पास की और इन प्रेजेंस ऑफ नॉर्मल गैसेस, तो हमें वेपर जो मिले उसको कंडेंस किया, कंडेंस करने के बाद तुम्हें क्या मिलेगा? फुलेरीन्स। कार्बन 60 जो इसका स्ट्रक्चर होता है फुटबॉल, सॉकर बॉल लाइक, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। इसका होता है रग्बी बॉल लाइक स्ट्रक्चर, रग्बी बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। समझ गए कि नहीं? ये दो इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर जिसका है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। C60 वाला, इसी को स्टडी करना है हमें, C60 को। सही ना, C60 को ही स्टडी करना है इसके अंदर। तो इसके अंदर C60 हो गया। इसके अंदर इसका मैं स्ट्रक्चर, मैंने शेप बता दी तुम्हें क्या होगा। शेप होगा इसका, इसको बकमिंस्टर फुलेरिन भी कहते हैं, बकी बॉल भी कहते हैं, बकमिंस्टर फुलेरिन भी कहते हैं, बकी बॉल भी कहते हैं, फुटबॉल लाइक होता है इसलिए। इसके अंदर टोटल टोटल इसके अंदर 12 होंगी 5 मेंबर्ड रिंग, ये याद रखना है। 12 क्या होंगी? 5 मेंबर्ड रिंग। 20 क्या होंगी? 6 मेंबर्ड रिंग। 20 क्या होंगी? 6 मेंबर्ड रिंग। 12 तो इसके अंदर 5 मेंबर्ड रिंग है, 20 क्या है? 6 मेंबर्ड रिंग। क्लियर? 20 क्या है? 6 मेंबर्ड रिंग। ये याद होना चाहिए तुम्हें, ये हमेशा याद होना चाहिए। 12 5 मेंबर्ड रिंग है और 20 क्या है? 6 मेंबर्ड रिंग। निकालने का तरीका भी है इसका, कोई भी कोई भी फुलेरिन हो, चाहे कार्बन 60 हो, कार्बन 70 हो, कार्बन 350 हो, इन सब के अंदर 5 मेंबर की रिंग फिक्स है, 12 ही होंगी। इन सब के अंदर 5 मेंबर की रिंग फिक्स है, 12 ही होंगी। लेकिन जो क्या कहते हैं आगे आएंगे, तो ये 6 मेंबर रिंग आएंगी, वो फिक्स नहीं है। अगर तुम्हें उसको निकालना है ना, तो एक फॉर्मूला याद रख लेंगे, n/2 - 10। n की वैल्यू तुम इसी से देख सकते हो, जैसे कार्बन 60 था तो n की वैल्यू 60 पुट करोगे, 60/2, 30 30 - 10 20 आ गया, 20 आई ना 6 मेंबर रिंग। तो ये इससे तुम निकाल सकते हो, 6 मेंबर रिंग इस फॉर्मूले से निकाल लेना, n/2 - 10 से, n/2 - 10 से। तो अगर मैं बात करूं कार्बन 60 की, तो कार्बन 60 के अंदर 12 5 मेंबर रिंग है, 26 मेंबर रिंग है, 5 मेंबर की रिंग सिर्फ 6 मेंबर से लिंक्ड होगी। 5 मेंबर की रिंग जो है सिर्फ 6 मेंबर से लिंक्ड होगी, लेकिन जो 6 मेंबर की रिंग है वो 5 मेंबर और 6 मेंबर दोनों से लिंक्ड होगी, वो दोनों से लिंक्ड होगी। देखो 5 मेंबर की रिंग ली एक, ये 5 मेंबर की रिंग है, अब ये 6 मेंबर से भी लिंक्ड होगी, और जैसे ये एग्जांपल ले रहा हूं, ये 6 मेंबर, ये 6 मेंबर, ये 6 मेंबर, थोड़ा सा इसको, ये 6 मेंबर, थोड़ा सा यहाँ पे, ये इस तरह से 6 मेंबर, ये ऐसे 6 मेंबर से लिंक होगी, इस तरह से लिंक होगी। तो ये एक 5 मेंबर की रिंग अंदर है, ये 5 मेंबर की रिंग है, ये सिर्फ 6 से लिंक्ड है। लेकिन जो 6 मेंबर की रिंग है वो 5 से भी लिंक्ड होगी और 6 से भी, वो 5 से भी लिंक्ड होगी, 6 से भी। तो इसको चाहो तो एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक मॉलिक्यूल है, एरोमेटिसिटी इसके अंदर भी दिखा सकते हैं हम इस तरीके से।
ये दिखा रहा हूँ मैं एरोमेटिसी यहाँ पे, ये दिखा देंगे इसमें। ये एक ही बॉन्ड है इधर, ये एक ही बॉन्ड है, ध्यान रखना। गलत हो गया कुछ। एक दो तीन चार पाँच छः, हाँ ये आ जाएगा ऐसे। ये इस तरह से, ये अब तुम चेक करो, एरोमेटिसिटी मिल रही है मॉलिक्यूल को। 5 मेंबर की रिंग जो है 6 मेंबर से भी लिंक्ड है, 5 मेंबर की रिंग 6 मेंबर से भी लिंक्ड है, और 6 मेंबर की रिंग लेकिन 5 से भी लिंक्ड है और 6 से भी। ये एक एक पार्ट लिया जस्ट मैंने फुल रिंग्स का, सिर्फ एक पार्ट लिया है यहाँ पे फुल रिंग्स का। तो ये इसके अंदर ध्यान रखना है। और इसके अंदर जो है 32 जो है रिंग्स होती है इसके अंदर, 32 रिंग्स टोटल C60 के अंदर 32 रिंग्स आती हैं, 32 हाइड्रल्स कह लो या 32 रिंग्स इसके अंदर, 32 हाइड्रल्स या 32 रिंग्स। सिग्मा बॉन्ड्स की बात करें तो 90 होते हैं, इसके लिए ध्यान रखो बस। सिग्मा बॉन्ड्स टोटल इसके अंदर 90 आएंगे, सिग्मा बॉन्ड्स टोटल कितने आएंगे 90। इसके अंदर क्योंकि इसके अंदर कार्बन एटम फिक्स है तो इसके अंदर कोई डेंगलिंग वैलेंसीज नहीं होंगी, ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। डायमंड और ग्रेफाइट के अंदर सरफेस पे वैलेंसीज फ्री थी जहां पे इम्प्योरिटी आ सकती थी, लेकिन इसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटी नहीं आ सकती, क्यों? क्योंकि इसमें पूरा केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसका स्ट्रक्चर जो केज लाइक होता है, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर। तो इस वजह से इसके पास कोई डैंगलिंग वैलेंसीज नहीं होगी, इसके कोई भी डैंगलिंग वैलेंसीज नहीं होगी, ये याद रखना इसके अंदर, है ना। इसके अब जैसे मैं दूंगा कार्बन 70, कार्बन 70 दे दिया, अब मैंने इसमें पूछा इसमें कितने 6 मेंबर की रिंग होगी, बताओ जरा। Sir, 25. किसने बोला आंसर? Sir, amount. हाँ मांग कैसे आया आंसर? बहुत अच्छे मांग, कैसे आया आंसर ये? Sir, 70 by 2 minus 1 by using the 6 membering formula. सिंपल सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 - 1। n की वैल्यू 70 लेंगे, 70/2 - 1 यानी कितना आ जाएगा 25। 25 होंगी इसके अंदर 6 मेंबर रिंग, और 12 मेंबर की रिंग कितनी होंगी? 12 मेंबर रिंग, 12 मेंबर रिंग कितनी होंगी इसके अंदर? वो फिक्स है 5 और 12 भी होंगे, सॉरी 5 मेंबर रिंग, सॉरी 5 मेंबर रिंग कितनी होगी इसके अंदर? 12. हाँ वो फिक्स है, दैट विल बी 12, क्लियर, दैट विल बी 12 5 मेंबर रिंग। तो ये यहाँ पे ना, ये यहाँ पे खत्म हो चुका है फुलरीन्स, है ना। फुलरीन्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसको हमने खत्म कर लिया। नेक्स्ट अब हमें जो पढ़ना है ना, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले सीओ और CO2 के बारे में तो तुम खुद भी पढ़ोगे तो पता लग जाएगा तुम्हें। सीओ के बारे में डिटेल तुम्हें पता होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में। कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि हाईली पॉइजनस गैस है, हाईली पॉइजनस गैस है, फॉर्मिक एसिड को हीट करके बन सकती है। तो इसमें ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है अगर ये रूम में प्रेजेंट होगी हमारे, तो जब ये बनती कैसे है, किससे लिमिटेड सप्लाई होता है, जब ऑक्सीजन का एक्सेस में ऑक्सीजन नहीं होता तो इसके बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये बन जाएगी और ये जाके हीमोग्लोबिन से कंबाइन कर जाएगी। हीमोग्लोबिन से कंबाइन ऑक्सीजन करता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को कैरी करके ले जाता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के लिए। लेकिन अगर ये गैस कंबाइन कर जाती है हीमोग्लोबिन के साथ, तो ये इसका बॉन्ड जो है ना अराउंड 300 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है एज कम्पेयर टू ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन का जो हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड होता है वो अगर एक्स है तो इसका बॉन्ड 300 टाइम्स एक्स हो जाएगा, इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है इसका, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाएगा, सफोकेशन की वजह से डेथ हो सकती है। तो ये इसका डिटेल तुमने पढ़ा भी होगा पहले, कार्बन मोनोऑक्साइड का जो के ऊपर नोट लिखना है तो इसको जरूर हाईलाइट करना है। ऐसे ही CO2 के बारे में तुमने पढ़ा होगा, CO2 अगर एक्सेस में हो जाएगा तो ग्लोबल वार्मिंग होगी। तो CO2 एक्सेस में कैसे हो रहा है आजकल, कैसे हो रहा है? जो फॉसिल फ्यूल्स बर्न कर रहे हैं, कोयला वगैरह जो चल रहा है, कोयला बोर्ड ये सब चल रहे हैं ना, तो इसकी वजह से CO2 एक्सेस में आ रहा है। ऑटोमोबाइल्स का यूज हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, उसकी वजह से CO2 एक्सेस में आ रहा है। और पेड़ वगैरह कम हो रहे हैं, इस वजह से CO2 एक्सेस में आ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। जो मटेरियल अर्थ पे प्रेजेंट है उनका टेम्परेचर क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से टेम्परेचर राइज कर रहा है अर्थ का। तो ये ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट,
ये तुम पढ़ लेना, इस पे नोट डायरेक्ट आता जरूर, क्योंकि सबको पता है इसमें मार्क्स पूरे मिल जाएंगे सबको, तो ये देते हैं, एक आध क्वेश्चन ऐसे वाले डालते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर कर लेना, ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग, CO2 गैस की वजह से जो है, तो उसको पढ़ लेंगे। मेन जो हमें टॉपिक पढ़ना है ना, मेन टॉपिक जो हमें करना है वो है सिलिकेट्स और सिलिकॉन्स। सिलिकेट्स और सिलिकॉन्स, सिलिकेट्स और सिलिकॉन्स, ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो तो करना है। सिलिकेट्स की बात करें अगर, सिलिकेट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत। सिलिकेट्स की बात करें ना, जैसे अगर मैं तुमसे बोलता हूँ सल्फ्यूरिक एसिड, तो तुम उसका क्या बोलते हो? सल्फेट बोलते हो, सल्फेट आयन है। मैं बोलता हूँ कार्बोनिक एसिड, तो तुम बोलते हो कार्बोनेट आयन है। ऐसे ही अगर मैं बोलता हूँ सिलिकिक एसिड, सिलिकिक एसिड H4SiO4 या SiOH4, SiOH4, सिलिकिक एसिड, तो इसका जो आयन होगा ना उसको बोलेंगे सिलिकेट, इसको बोलते हैं सिलिकेट। सिलिकेट और सिलिकॉन्स ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके क्वेश्चन आते हैं, इसके क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो सिलिकेट्स हमें स्टार्ट करना है, सिलिकेट्स, सही ना, सिलिकेट्स हमें स्टार्ट करना है। मैं नेक्स्ट टाइम इसको स्टार्ट करूंगा, सिलिकेट्स और सिलिकॉन, दो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहां तक तुम जरूर करके रखना ढंग से। जैसे एक बार बोलता हूँ कि मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी का आंसर क्या होगा? ऑर्डर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन, सल्फेट आयन, फॉस्फेट आयन, फॉस्फेट आयन हो गया, एक होगा सिलिकेट आयन हो गया, और एक हो गया परक्लोरेट आयन, ClO4 नेगेटिव। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन? मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन का ऑर्डर क्या है? सबसे ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड्स किसमें होंगे? पाई बॉन्ड्स। हाँ, बोलना किसी को आंसर? देखो देखो, मल्टीपल बॉन्ड जो है ना सबसे ज्यादा किसमें होंगे? परक्लोरेट आयन में। स्ट्रक्चर ये है ना, तो सबसे ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड इसमें। इसके अंदर दो मल्टीपल बॉन्ड होंगे, इसके अंदर एक होगा, इसके अंदर जीरो होंगे, कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, टेट्राहेड्रल शेप है सबकी। परक्लोरेट आयन में 3 मल्टीपल बॉन्ड है। जिसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा, उसकी पॉलीमर बनाने की टेंडेंसी बहुत कम होगी, उसकी पॉलीमर बनाने की टेंडेंसी बहुत कम होगी, इसीलिए सिलिकेट जो है डिफरेंट टाइप्स के एग्जिस्ट करते हैं, ये एग्जिस्ट नहीं करते। तो नेक्स्ट टाइम मैं सिलिकेट्स की डिटेल लूंगा, पढ़ के रखोगे तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे अब।